नमो नमः। भवतां समेषां हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। अभिनव संस्कृत भारतम यूट्यूब चैनल ऊपरी आज हम पद्य शिक्षण की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। पहले के वीडियो में हमने पद्य की परंपरागत उत्पत्ति के बारे में जाना, पद्य की परिभाषाओं के बारे में जाना, पद्य के प्रकारों के बारे में जाना, कितने प्रकार के पद्य मिलते हैं, कितने प्रकार के पद्य पाठ विद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं अध्यापक के द्वारा, इनके विषय में हमने जाना। आज हम बात करेंगे पद्य शिक्षण विधियों के बारे में। तो जो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे कौन कौन सी पद्य शिक्षण की विधियाँ हैं। तो पहले हम उनके बारे में जानेंगे, फिर एक एक के बारे में हम क्रमशः चर्चा करेंगे। अनुवाद विधि, दंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि, तुलना विधि, भाष्य विधि, समीक्षा विधि, व्याख्यान विधि, गीत प्रणाली, ये सब पद्य शिक्षण की विधियां हैं। इनके अनुसार पद्य शिक्षण को पढ़ाया जाता है, क्योंकि छात्रों पद्य शिक्षण को पढ़ाते समय अध्यापक के भी कुछ गुण होते हैं। वो कौन कौन से गुण हैं वो हमने आपको पहले भी बताए हैं, फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि पद्य पढ़ाने का कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। एक श्लोक के द्वारा मैं आपको यहाँ पर कुछ कवियों ने जो काव्य शिक्षण के उद्देश्य बताए हैं वो मैं आपको एक श्लोक के द्वारा स्पष्ट करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए। काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षये सद्ये पर निव्रते कांता सम्मितो उपदेशयुजे। इस प्रकार से यहाँ पर काव्य के प्रयोजन में बताया है कि काव्य कीर्ति के लिए है, काव्य धन प्राप्ति के लिए है, काव्य व्यवहार ज्ञान के लिए है, अमंगल नाश के लिए है, सद्य ब्रह्मानंद प्राप्ति के लिए है, कांता सदृश उपदेश इससे होता है। पाठकों की दृष्टि से कविता का प्रधान प्रयोजन लोकेतर भावना का आनंद की प्राप्ति करना ही काव्य का मुख्य उद्देश्य है। और काव्यम खलु नैतिक गुणानां विकासकारी सर्वोत्तम साधनं वर्तते इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अस्तु आगच्छतु वयम् एकां पद्धतिं स्वीकृत्य अत्र वार्तालापं कुर्मः। सम्प्रति अस्ति परंपरागत पद्धतिः। परंपरागत पद्धतिः अत्र भवद्भिः दृश्यते। परंपरागत विधि इत्युक्ते भाषा अनुवाद विधि इति वयं वक्तुं शक्नुमः। प्रथमा विधि अस्माभिः अत्र लिखितम् आसीत्, अनुवाद विधि इति अस्माभिः प्रतिपादितम् आसीत्। तर्हि अनुवाद विधि किं भवति इति वयं वार्तां कुर्मः। अत्र किं भवति, अध्यापकः स्वयं आदर्शवाचनम् आदौ करोति। अध्यापक यहाँ पर आदर्शवाचन करता है, पद का विभाग करता है, अन्वय करता है, प्रति पदार्थ को बोलता है। मतलब प्रति पदार्थ यानी जो वाक्य में, जो श्लोक में जो अलग अलग पदार्थ हैं उनके बारे में वो बताता है। श्लोके नाना अर्थान पर्याय पदानि व्युत्पत्तयः पूर्वगाथा व्याकरण अंशान अलंकारांश स्वयं वदति स्म। यहाँ पर अध्यापक श्लोक में जो नाना अलग अलग प्रकार के पर्याय पद आते हैं उनको स्वयं अध्यापक बताता है, शब्दों की व्युत्पत्ति बताता है, पूर्व गाथा बताता है, उससे का संबंध पूर्व श्लोक, उस संबंध का श्लोक अन्य किन वृतांत से है उनके बारे में बताता है, व्याकरण अंशों को स्पष्ट करता है और अलंकार के बारे में, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, इसके बारे में अध्यापक उनको बताता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है, कुछ आधुनिक शिक्षा शास्त्री जो हैं वो ऐसा मानते हैं कि यह विधि जो है यह अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें छात्र निष्क्रिय रहता है और अध्यापक सक्रिय रहता है। और जो वर्तमान की हमारी शिक्षा पद्धति है वह छात्र केंद्रित शिक्षा पद्धति है। उसमें यह स्वीकार किया गया है कि छात्र ही सक्रिय रहे, अध्यापक केवल एक सहयोगकर्ता की प्रणाली के रूप में छात्र का सहयोग करे। तो हमारा अभिप्राय यहाँ पर यह है कि इस पद्धति में अध्यापक ही प्रमुख होता है, अध्यापक ही सब कुछ उसको अनुवाद बताता है, शब्दों की व्युत्पत्ति बताता है, परिभाषा बताता है, पर्याय पद बताता है, व्याकरण अंशों को बोधित करता है, जिससे केवल छात्र वहाँ पर श्रोता बनकर ही उस विषय का अध्ययन करता है। जैसे हम आपको आगे के उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। यथा
गीतायाः एकं श्लोकम् अस्ति। अनेन अत्र भवन्तः यथा अध्यापकः पाठयति चेत् अध्यापकः साक्षात् श्लोकं वदति। वंसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि इति। अध्यापक यहाँ पर श्लोक का वाचन खुद करता है और छात्रों से करवाता है, नहीं तो छात्रों से वह श्लोक का वाचन करवाता है। जैसे फिर क्या करता है, उसके बाद वह जो श्लोक में पद आए हैं उनके अर्थ को अलग अलग प्रकार से कहने की कोशिश करता है, उसके अर्थावबोध को समझाने का अलग अलग प्रकार से प्रयत्न करता है। कुछ शब्दों को मातृभाषा में बताता है, किन्हीं शब्दों को पर्याय पद के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है। जैसे उपयुक्त श्लोक में जो शब्द आए हैं हमने आपके यहाँ पर भी स्पष्टता के लिए लिखे हैं। जैसे अध्यापक क्या करता है, वहाँ पर स्वयं खुद वाचन करेगा, नहीं तो छात्र से वाचन करवाएगा, फिर एक एक शब्द को लेकर वहाँ पर वो उनको स्पष्ट करेगा। जैसे वासांसी, जीर्णानि, विहाय आदि शब्दों को वो अर्थपूर्वक वहाँ बताता है। इस प्रकार से क्या होगा, अध्यापक उसे केवल उसके अर्थ को अनेन प्रकार यानी इस प्रकार से श्लोक का अर्थ अध्यापक बताने का वहाँ पर प्रयत्न करता है। आगे जब हम देखेंगे तो इस प्रकार से वो क्या करता है, यत येन प्रकारेण जीर्ण वस्त्राणि त्यक्त्वा मानवाः नवीन वस्त्राणि धारयन्ति तदवदेव आत्मा पुरातनं शरीरं त्यक्त्वा नवीन देहे प्रविशति इति श्लोकस्य अभिप्रायः अस्ति। एवं प्रकारेण अध्यापकः छात्रान् बोधयति। छात्रों को इस प्रकार से वह समझाता है कि श्लोक का भावार्थ समझाता है कि जिस प्रकार से पुराने वस्त्रों को छोड़कर मानव नवीन वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नवीन शरीर में प्रवेश करती है। इस प्रकार से अध्यापक यहाँ पर अनुवाद पद्धति के द्वारा परंपरागत पद्धति में श्लोक का अर्थ अवबोध करवाकर उसका तत्व अवबोध कराकर अध्यापक छात्र को अवबोध करवाने का प्रयत्न करता है। यह भी एक परंपरागत विधि है जिसे हम भाषा अनुवाद विधि कहते हैं। अब इस पद्धति के कुछ गुण और कुछ दोष शिक्षा शास्त्री बताते हैं, तो उनके बारे में हम स्थूल रूप से यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो पहला जो गुण बताया है यहाँ पर ये बताया है कि संधिगत पदों के शब्द स्वरूप को अवबोध होता है। मतलब जब अध्यापक बताता है तो संधि विच्छेद करता है, तो उससे छात्र को संधि के जो रूप हैं उनको समझने में उससे स्पष्टता होती है। अध्यापकः अर्थवंतम श्लोकम पाठयेत्। अध्यापक उन्हीं श्लोकों को पढ़ाता है जहाँ पर कुछ अर्थ निकलता है या जिनको व्याख्या दृष्टि से वो स्पष्ट कर सके। और तीसरा उद्देश्य यहाँ पर है भाषा ज्ञानम संवर्धनम भवेत्। तो इससे क्या होता है, जो भाषा का ज्ञान है वह संवर्धित होता है। भाषा का जो ज्ञान है वह संवर्धित होता है। प्रतिपादस्य पूर्ण ज्ञानम संपादयेत्। प्रतिपदस्य, प्रतिपद का पूर्ण ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है, हर चीज़ यहाँ पर बताई जाती है। प्रतिपदस्य पूर्ण ज्ञानम संपाद्यते। यहाँ पर प्रतिपद का पूर्ण ज्ञान दिया जाता है। ऐसा हम इस पद्धति के गुणों को ग्राह्य कर सकते हैं, गुणों को ग्रहण करना चाहिए, ऐसा शिक्षा शास्त्रियों का भी अभिमत है। आगे हम देखते हैं साथियों, परंपरागत विधि के इस अनुवाद विधि के, भाषा अनुवाद विधि के कुछ दोष भी शिक्षा शास्त्रियों ने माने हैं। उनका मानना है कि यहाँ पर सौंदर्य अनुभूति की अपेक्षा भाषा ज्ञान संवर्धन का विशेष ध्यान रखा गया है। दूसरा दोष यहाँ पर माना गया है कि बिना प्रस्तावना के ही श्लोकों को पढ़ाया जाता है। बिना प्रस्तावनया श्लोकाः अत्र पाठ्यन्ते। बिना प्रस्तावना के श्लोक को यहाँ पर पढ़ाया जाता है। पठन कौशलस्य प्रामुख्यम न दीयते। केवलम अत्र बोधनम प्रमुख रूपेण भवति। पठन कौशलस्य अत्र उद्देश्यम प्रमुखम न भवति इति वयं वक्तुं शक्नुमः। एषा पद्धति मनोवैज्ञानिक सिद्धांतस्य उपेक्षां करोति। ऐसा शिक्षा शास्त्री मानते हैं कि यह जो पद्धति है ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की उपेक्षा करता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत है वो अधिगम का केंद्र बिंदु
छात्र को मानते हैं। जहाँ पर छात्र सक्रिय होता है वहीं पर शिक्षण विधियों को सफल माना जाता है। ऐसा नव शिक्षा शास्त्री या नवाचार में हम ऐसा कह सकते हैं कि वही विधियां ज़्यादा मनोवैज्ञानिक मानी जाती है जिसमें छात्र सक्रिय रहकर भाग ग्रहण करता है। अत्र रसानुभूति ही लुप्ता भवति, यहाँ पर रसानुभूति लुप्त हो जाती है, ऐसा शिक्षा शास्त्रियों का मानना है। अग्रिम विधि है दंडान्वय विधि। दंडान्वय विधि जो है इसके बारे में हम जानते हैं, ये संस्कृत पद्य शिक्षण की बहुत प्रसिद्ध विधि है। इसको आपको समझना भी चाहिए। मैं आपको इसको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। गद्यम अन्वयम बिना पाठयितुम शक्यते। जो गद्य है मित्रों उसको बिना अन्वय के पढ़ाया जा सकता है, परंतु पद्य को नहीं पढ़ाया जा सकता। गद्य कर्ता कर्म क्रिया क्रम से होती हैं, किंतु पद्य में ये सब चीज़ें क्रम से नहीं होती हैं। भाव अवगहन के लिए कर्ता कर्ता कर्म क्रिया आदि का कोई क्रम आवश्यक है। कश्चन क्रमः निश्चितः अस्ति। भाव अवगहनाय कर्तृ कर्म क्रियादीनां कश्चन क्रमः आवश्यकः। ईदृशः क्रमज्ञानाय अन्वयः आवश्यकः। एतदर्थं श्लोके विद्यमानं प्रधानं वाक्यम् अन्वेषणीयम्। प्रधानवाक्यस्य अन्वेषणानन्तरं कर्ता कर्म क्रिया आदीनां ज्ञानम् आवश्यकं। तदनन्तरं क्रिया विशेषणानि अव्ययानि च योजनीयानि भवन्ति। एवं रीत्या कर्तृ कर्म क्रियादीनां माध्यमेन यत्र अध्यापनं भवति तत्र दण्डान्वय पद्धति इति आश्रिता इति वक्तुं शक्यते। पद्ये खण्डं पूर्णवाक्ये अर्थात दंडे बोधव्यः भवति। अत्र लिखितमपि अस्ति कि गद्यं यत् भवति पद्ये, पद्ये किं भवति, अत्र पद्येषु पद्य के अंदर कर्ता कर्म और क्रिया का एक क्रम निश्चित नहीं होता है, वो श्लोक रचना के अनुसार होता है। जबकि इसकी अपेक्षा में गद्य के अंदर हम देखते हैं कि कर्ता कर्म क्रिया का एक निश्चित क्रम निर्धारित होता है। तो अब यहाँ पर छात्र को उस पद्य का भाव समझने के लिए भी उसे कर्ता क्रम क्रिया आदि का एक क्रम निश्चित करना होगा। इस प्रकार के ज्ञान के लिए अन्वय आवश्यक होता है। और इसको श्लोक में जो श्लोक होता है उसमें एक प्रधान वाक्य को ढूंढा जाता है और उस वाक्य के आधार पर, प्रधान वाक्य के आधार पर उस वाक्य में से कर्ता, उस पद्य में से फिर कर्म ढूंढा जाता है, फिर क्रिया आदि का ज्ञान किया जाता है। फिर उसके बाद क्रिया विशेषण, उसके बाद अव्यय आदि को उस पद्य में ढूंढा जाता है। इस रीति से यहाँ पर अध्यापन किया जाता है। इस रीति से जहाँ पर अध्यापन होता है उसे दंडान्वय विधि कहते हैं। देखो इसकी क्या विशेषता है, देखिए इसमें आपके श्लोक के द्वारा आपको यहाँ पर स्पष्ट होगा, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देखिए आप स्पष्टता से समझ सकेंगे। आद्ये विशेषणं योज्यं विशेषं तदनन्तरं त्वाणमूल्य प्रभर्त्येवं पूर्वं दंडान्वय भवेत्। इस प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इस पद्धति में सबसे पहले जो हमने आपको बताया कि यहाँ पर सबसे पहले कर्ता फिर कर्म, पहले प्रधान वाक्य को ढूंढा जाता है, फिर उसके बाद कर्ता फिर कर्म क्रिया आदि का ज्ञान आवश्यक होता है, फिर उसी के बाद क्रिया विशेषण अव्यय आदि पदों को जोड़ा जाता है। तो आप समझ गए होंगे। इत्थम मुख्य प्रकार मुख्य वाक्य रचनाए कह कर्ता का क्रिया इत्यादि रूपेण अध्यापकः प्रश्नान् पृच्छति। ततः परं छात्राणां संयोगेन अन्वयम् उक्त्वा व्याख्यानं करोति। यहाँ पर क्या करता है, इस प्रकार से मुख्य वाक्य रचना को अध्यापक पहले ढूंढता है, फिर छात्रों के माध्यम से छात्रों को प्रश्नों के द्वारा वहाँ पर क्रिया कर्म विशेषण अव्यय पद कर्ता विशेषण क्रिया विशेषण इन सब के बारे में वहाँ पर वो जानने का उनको छात्रों के माध्यम से वहाँ पर जाना जाता है। फिर उन सबको एक सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करके फिर उनका अन्वय करके उनकी व्याख्या की जाती है। देखिए यहाँ पर जो है इस पद्धति में व्याकरण का प्रधान स्थान होता है। क्यों होता है व्याकरण का प्रधान स्थान, ये हम आपको समझाएंगे। क्योंकि यहाँ पर कर्ता कर्म क्रिया
विशेषण, विशेष्य आदि को उन्नत स्तर पर विद्यमान छात्र ही अनुस्मृत कर सकते हैं। वहाँ पर वही छात्र वहाँ पर इनका अनुस्मरण कर सकते हैं। अतः छोटे बच्चों के लिए यह विधि उचित नहीं है, समुचित प्रणाली नहीं है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुकूल तो है ये प्रणाली, लेकिन छोटे बच्चों के लिए यह विधि ही स्तरानुकूल नहीं है। लेकिन उच्च स्तरीय छात्रों के लिए यह पद्धति बहुत लाभकारी है। इस पद्धति के कुछ गुण हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। इस पद्धति के कुछ गुण और कुछ दोष हैं जो आपको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर 80 पद्धति, और आगे हम देखेंगे इसी ही पद्धति में आगे की तरफ आप देखेंगे कि इसका हम यहाँ पर एक श्लोक का दंडान्वय आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, और इस दंडान्वय को, इसके द्वारा आपको इस दंडान्वय को हम स्पष्ट करवा रहे हैं। देखिए, उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभाः अन्योन्यम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। ये श्लोक है। इस श्लोक में हम आपको दंडान्वय के द्वारा समझाते हैं किस प्रकार से अध्यापक दंडान्वय करता है। सबसे पहले वो प्रश्न करता है छात्रों से, इस पद्य में कर्ता कौन है? अस्मिन् पद्ये कः कर्ता? तर्हि अस्मिन् पद्ये कर्ता अस्ति गर्दभः। उष्ट्राणां विवाहेषु गीतं गायति गर्दभाः। कः गीतं गायति? गर्दभः। इत्युक्ते गीत गाने वाला कौन है? गधा, गर्दभः। तो कर्ता कौन हुआ? गर्दभः। तो यहाँ पर श्लोक में से निकाला जाएगा गर्दभः। फिर द्वितीय प्रश्न होगा, का क्रिया? तो क्या क्रिया है यहाँ पर? गाना क्रिया है। तो गायन्ति या गायति, ऐसा यहाँ पर क्रिया लिखा जाएगा। ये गायन्ति है, यहाँ पर अशुद्ध हो गया है, आप ध्यान रखें। गायन्ति ऐसा यहाँ पर क्रिया होगी। प्रशंसन्ति ये यहाँ पर क्रिया है। दो क्रियाएं यहाँ पर है। किम कर्म? तीसरा प्रश्न होगा, कर्म कौन सा है? तो क्रिया किसके ऊपर आश्रित है? क्या गाया जा रहा है? गीतम। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? कर्म क्या होगा? गीतम। और क्या होगा? किस, और दूसरा हमने जो क्रिया ढूंढी थी वो दूसरी क्या थी? प्रशंसन्ति। तो किसको प्रशंसा कर रहे हैं यहाँ पर? अन्योन्यम, एक दूसरे को। अन्योन्यम, एक दूसरे की प्रशंसा यहाँ पर की जा रही है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर कर्म को निकाला। तो दो कर्म हमने यहाँ पर निकाले। कौन कौन से निकाले? गीतम, द्वितीयम अन्योन्यम। क्योंकि क्रिया जिस पर आधारित होती है वही कर्म होता है, आपको ये ध्यान रखना है और अपने छात्रों को भी इसी प्रकार बताना है। परीक्षा में भी, प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इस विधि से बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं। कौन कौन से प्रश्न आते हैं, किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वह हम आपको आगे एक प्रश्नावली के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है। फिर आगे है का गीतम गायति अत्र अभवत। इस प्रकार से वह छात्रों को फिर अन्वय कराता है। किस प्रकार से अन्वय कराता है, सब निकालने के बाद फिर वो बताता है, उष्ट्राणाम विवाहेषु गर्दभाः गीतम गायन्ति तथा अहो रूपम अहो ध्वनिः इति कथित्वा अन्योन्यम प्रशंसन्ति इति दंडान्वयः। इस प्रकार से यहाँ पर दंडान्वय को प्रस्तुत किया जाता है। इस पद्धति के कौन कौन से गुण हैं वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर जो दंडान्वय पद्धति है इसके गुण हैं, अर्थावगहने क्लेशः न भवति। अर्थ को समझने में कष्ट नहीं होता है, बड़ी रुचि आती है। जब छात्र स्वयं वहाँ पर कर्ता को निकालता है, क्रिया को ढूंढता है, कर्म को ढूंढता है, तो वो उस अर्थ के आसपास पहुँच जाता है। फिर अध्यापक उसका थोड़ा सा सहयोग करता है और वो उस अर्थ को दंडान्वय के माध्यम से उस अर्थ का अवबोध कर लेता है। दूसरा यहाँ पर गुण है, विषयम संपूर्ण रूपेण ज्ञातुम शक्यते। विषय को पूरी तरह से जाना जा सकता है। श्लोकस्य भाव अवगाहन सरलतया भवति। जो विषय है, जो श्लोक का भाव है, उसको बड़ी सरलता से समझा जा सकता है। उन्नत स्तरे ऐसा अत्यंत उपयुक्ता इति। उन्नत स्तर पर यह पद्धति बड़ी रुचिपूर्ण है, ऐसा हमें समझना चाहिए। अस्या पद्धत्याः दोषा। इस पद्धति के कौन कौन से दोष हैं? पद्धति ऐसा नीरसा अस्ति। यह पद्धति थोड़ी सी नीरस है। प्राथमिक माध्यमिक स्तरेषु नैव उपयुज्यते। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए यह पद्धति उपयुक्त नहीं है।
छात्राणाम स्वयं कृते प्राधान्यम न भवेत्, छात्रों के लिए स्वयं के लिए यहाँ पर प्रधानता नहीं होती है। रसानुभूति सौंदर्यानुभूत्याः अत्र अभावः दृश्यते। प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ये कौन से स्तर पर उपयुक्त है ऐसा हमको समझना चाहिए। आगे हम देखेंगे, आपको इसी के बारे में बताएंगे। अब ये आपकी दंडान्वय विधि और भाषा अनुवाद विधि के बारे में आज हमने आपको पद्य शिक्षण की विधियों के बारे में बताया। जो आगे की अवशिष्ट विधियां हैं वो हम आपको आगे के वीडियो में बहुत अच्छे विस्तार से बताएंगे। आशा करता हूं कि आपको ये सब समझने में आया होगा। फिर भी आपको किसी प्रकार की जिज्ञासा है तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न को रखें, नहीं तो आप मेरे को व्यक्तिगत रूप से भी दूरवाणी कर सूचित कर सकते हैं, आपकी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। धन्यवादः। पुनः मिलामः।